हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और ये वीडियो में हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या है, उसके फंडामेंटल एनालिसिस क्या और जो उसके फाइनेंशियल मैट्रिक्स है, डेट टू इक्विटी रेशियो, आरओसी, आरओई, इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक और ये इन जनरल ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है क्या नहीं, ये हम देखेंगे। तो दिस इज स्मॉल डिस्क्लेमर फ्रॉम आवर साइड कि वी आर नॉट रजिस्टर्ड एडवाइजर विद सेबी एंड एवरीथिंग हियर इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। सो ओके, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस क्या है। पब्लिक सेक्टर एक ऐसा मतलब आप ये समझे कि पब्लिक सेक्टर में एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स आते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसमें मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग मतलब 50 मोर देन 51% प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास रहते हैं शेयर होल्डिंग। और प्राइवेट सेक्टर मतलब अब ये एच डी एफ सी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक हो गया, ये सारे प्राइवेट सेक्टर्स है। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग नहीं रहती, अल्दो आरबीआई इसको गवर्न करता है। पर जो इनके प्राइवेट ओनर्स रहते हैं मतलब कोटक महिंद्रा बैंक के पास, कोटक फैमिली के पास मेजोरिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है। तो ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस हो गया। तो दूसरा देखिए कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के यूजर्स कितने, कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 3 मिलियन यूजर्स है। 3 मिलियन मतलब 3 करोड़ यूजर्स है। और इंडिया में ऐसा डाटा है कि कौन से भी बैंक के पास मोर देन 1 करोड़ कस्टमर रहे तो वो अच्छी हेल्दी बैंक है और उसके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है बढ़ने की, क्योंकि कस्टमर बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत है इन जनरल। जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का तो आपके एरिया में देखेंगे तो एक नहीं तो 2 ब्रांच आपको महाराष्ट्र में किधर भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मिलेंगे। एंड आई बेट कि आपके ग्रैंडफादर्स का भी बैंक, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर का भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अकाउंट रहेगा। सो ओके, वो हो गया। देखो, मोर देन 2000 ब्रांचेस इन इंडिया और उनका हेडक्वार्टर पुणे में। तो ये हो गया कि ब्रीफिंग कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो ये बोल सकते हैं कि फंडामेंटल का फर्स्ट स्टेप क्या था। तो ये इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली। ठीक है, अब आते हैं फाइनेंशियल मैट्रिक्स के पास। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र करंटली 46 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और उसका 52 वीक्स हाई है 52 रुपीज़ और लो है 22 रुपीज़। कूल, वॉलेटिलिटी बहुत है बट 22 रुपीज़ से उसने हाई किया है इतना, उसकी वजह से वो अच्छी अपॉर्चुनिटी। 56 से वो 22 तक नहीं आया, 22 से वो 52 तक आया, सो दैट्स अ गुड सिग्नल। तो देखिए स्टॉक पी एज यू नो बेट लोअर द बेटर। जैसे अडानी के स्टॉक्स के बहुत बड़े बड़े वाले, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटीज ये सारी चीज़ें ये रहते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्टेबल पी लेस देन 15 इज एनी डे गुड। तो मार्केट कैपिटल हो गया 32,000 करोड़ का। तो ये आरओसी और आरओई ये दो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है हमारी। और वॉरेन बफेट जब अपने शेयर होल्डर्स को लेटर लिखता था बर्कशायर हैथवे, तो उसमें उन्होंने बताया कि कभी भी आरओसी और आरओई मोर देन 15% रहा तो मुझे कभी भी बेटर लगता है। मतलब उसने बोला था कि 10 to 20% के बीच में बहुत अच्छा है, बट इंडियन मार्केट में मेरा पर्सनल ऐसा व्यू है कि 15% इज गुड। तो इधर आर ओ 17% है और आर ओ सी मतलब 5% है। तो आर ओ सी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब अगर कौन से कंपनी ने 100 रुपये लगाए एक प्रोजेक्ट के लिए और उसका अगर वो 5 रुपये बना रही है 100 रुपये लगा के, वो हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और रिटर्न ऑन इक्विटी में आपको बता दूँ उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको समझ जाएंगे। फर्स्ट लेट मी सिलेक्ट द पेन। तो ठीक है, मैं आपको यहाँ भी दिखा दूंगा क्या है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका सिंपल फॉर्मूला है नेट इनकम। नेट इनकम मतलब अगर एक फाइनेंशियल ईयर ने एक कंपनी ने 10 रुपये का प्रॉफिट बनाया आफ्टर टैक्सेस, जो आप उनके एम्प्लॉयज़ के रेंट वेजेस वो जाने का जो प्रॉफिट बचता है वो नेट इनकम है। और अगर वो कंपनी का नेट इनकम है 10 रुपीज़ और आर का फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। तो शेयर होल्डर इक्विटी कैसे काउंट करते हैं, अगर एक कंपनी के पास एसेट्स है 100 रुपये की, ठीक है, और लाइबिलिटीज़ है 50 रुपये की, तो जो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ जो 50 रुपीज़ यहाँ पे बच गए वो है शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेट इनकम था 10 रुपीज़ और शेयर होल्डर इक्विटी है 50 रुपीज़। तो 10 डिवाइडेड बाय 50 कितना होता है आप कैलकुलेट करो, तो वो होता है लगभग 1.2।
तो 20% ये एक कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है, और रिटर्न ऑन इक्विटी कभी भी हायर रहा तो बेटर रहता है। और इसमें मैं एक और पॉइंट आपको बताऊंगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी कभी भी क्लोज रहे तो अच्छा है। जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल इसका 5 है और इसका ये 70 है, तो ये अच्छा सिग्नल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कंपनीज का लायबिलिटीज बहुत है। तो आई होप कि आपको रिटर्न ऑन इक्विटी समझ गया रहेगा कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, और शेयर होल्डर इक्विटी मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज जो बच गया वो शेयर होल्डर का इक्विटी है, सिंपल वैनिला। तो डिविडेंड पे आउट रेशो देखता हूँ कि डिविडेंड पे आउट रेशो है 33.6%। अगर ये कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 10 रुपये, इसमें का इसने 3.6 रुपीज़ हम शेयर होल्डर्स को दे दिया, तो वो हो गया डिविडेंड पे आउट रेशो। और डिविडेंड पे आउट रेशो भी कैसा चाहिए, हायर द बेटर, क्योंकि हमें उसका बेनिफिट हो रहा है, हमको ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है। तो ये है ये। तो ये है डिविडेंड, लास्ट ईयर का डिविडेंड उनका था 875 करोड़, और वो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि प्रोज और कॉन्स का है कंपनी के। तो सबसे पहले हम प्रोज देखते हैं कि बेनिफिट्स मेरिट्स क्या है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, मतलब अगले 3 महीने में Senior.in का ऐसा बोलना है कि स्टॉक में बहुत प्रॉफिटेबिलिटी आती है, और ये कभी भी अच्छा सिग्नल है, स्टॉक में भागने के चांसेस बहुत होते हैं इसके वजह से। दूसरा देखा जाए गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 34.1 CAGR, मतलब ये साल अगर कंपनी ने 100 रुपये का सेल्स किया तो अगले साल उसने 134.1 का किया, उसके अगले साल इस पर आप +34% कर दो। रिसेंटली मतलब दिवाली चल रही है इसलिए पीछे क्रैकर्स का आवाज आ रहा है, बट ठीक है, इतना रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, और डिविडेंड पे आउट हमने जैसे देखा कि 30% दे रहे हैं। कंपनी हैज मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 20%, तो ये बहुत अच्छा सिग्नल है कौन सी भी कंपनी के लिए। तो अभी तक जो हमने देखा है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमें अच्छे साइड पे दिखा है, क्योंकि ROC अच्छा है, ROE अच्छा है, डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है। और आगे देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्या हो रही है इसकी। तो पीयर कंपैरिजन, जैसे मैंने बोला आपको कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो इसमें HDFC इसका कंपैरिजन नहीं होगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, IOB मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, तो ये सारे पब्लिक सेक्टर है। इसमें सब इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मेजोरिटी शेयर होल्डिंग्स है। अगर किसी ने आपको कल पूछा कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंस क्या है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में मेजोरिटी ओनर्स का रहता है, और पब्लिक सेक्टर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मेजोरिटी रहता है। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे भी पी देख सकते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IOB छोड़ के मोस्ट ऑफ द पब्लिक बैंक का पी रेशो कम है। डिविडेंड यील्ड पूरे इसमें अपने कंपेयर किया तो एक कैनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दोनों का ही डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, और इसकी वजह से ये कंपनी में हमको एक और पॉइंट मिल गया कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ये ROC ये सब हमने देख लिया है, और ROC अगर आपको देखना है कि कौन से इसका ज़्यादा है, तो ये है, ये भी कैनरा बैंक का रहेगा। हाँ, कैनरा बैंक, राइट। ठीक है, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में 3 चीज़ें रहते हैं। एक रहता है प्रोमोटर्स होल्डिंग, दूसरा रहता है FIDs, और तीसरा होता है पब्लिक जो हमारे पास रहता है। तो अगर कौन से भी इसका आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे हो और उसमें प्रोमोटर्स ज़्यादा रहे तो हायर द बेटर। प्रोमोटर्स होल्डिंग जितनी ज़्यादा रहेंगी उतना हमें ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि प्रोमोटर्स को कॉन्फिडेंस है कि ये स्टॉक और बढ़ना चाहिए। अगर उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता तो वो सारे अपनी प्रोमोटर्स होल्डिंग बेच देते, तो उसके वजह से प्रोमोटर्स होल्डिंग कभी भी ज़्यादा रहे तो हमें बेनिफिशियल है। तो देखो, प्रोमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे है 93%, और ये 93% सारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। ये देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 93, 93, 93, 90। हाँ, ये एक पॉइंट है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन आ रहा है, बट इसमें इतना कुछ ज़्यादा लेवरेज के साथ कुछ बड़ा मूव नहीं आया, बड़ा मतलब सेल ऑफ नहीं आया। थोड़े थोड़े परसेंट उन्होंने हर साल हर क्वार्टर निकाले। तो FIs के पास सिर्फ 0.09% है, DIs के पास 3.5%। DIs में मोस्टली SBI, लाइफ इंश्योरेंस ऐसे टाइप्स के हैं, और पब्लिक जो हमारे पास है वो 3.07। और इन जनरल पूरा मार्केट में सिर्फ 6,06,000 शेयर्स है, मतलब एक जो 46 रुपीज़ को ट्रेड कर रहा है इंटू 6 लाख, तो इतने मार्केट में
ट्रेडेड स्टॉक्स हैं उनके, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिया, अच्छा है। ROC RO जैसे मैट्रिक्स अच्छे पॉइंट्स पे, डिविडेंड भी अच्छा देता है। तो ये 3 पॉइंट हो गया। तो लास्ट हम पॉइंट देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम देखेंगे कि प्रॉफिट आफ्टर नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट, ये अगर इंक्लाइन मोड पे रहा तो कभी भी बेनिफिशियल है। तो लेट्स चेकआउट कि वो क्या बता रहा है हमें। ठीक है, मार्च 2012, तो 10-11 साल का हमारे पास बड़ा रिकॉर्ड है। तो सबसे पहले देखेंगे कि नेट प्रॉफिट 437, नो लॉस। अगर ब्रैकेट में अगर ब्रैकेट नहीं तो माइनस में रहा तो वो साल लॉस में का है। 2013 769, 399, 465, 188, यहाँ पे इनको बड़ा लॉस था। फाइनेंशियल ईयर 2017 में, 18 में बड़ा लॉस था, 2019 में बड़ा लॉस था, 2020 में कोरोना के वजह से इनको हिट हुआ। बट आफ्टर दैट आप देख सकते हैं कि लास्ट जो 4 ईयर से TTM, ये TTM मतलब रहता है कि जो करंट ईयर है, तो 2021 से ये स्टॉक्स में बहुत अच्छी मूवमेंट आ रही है। जो मैं आपको बता रहा था कि 22 से वो स्टॉक 56 तक आया, तो क्यों आए, तो ये रीजंस के वजह से आए कि 571 में प्रॉफिट बढ़ रहा है, 1153 में प्रॉफिट 1153 से बढ़ा, 2023 में 2600 करोड़ का है, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया। और ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज भी नहीं हुआ है और इसमें 3500 का प्रॉफिट हो गया। तो ये कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और जो बाकी के मैंने पॉइंट्स बताए वो भी अच्छे हैं। तो दैट्स वाई मुझे पर्सनली लगता है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए बहुत अच्छा है। इवन दो यू शुड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड एडवाइजर विद सेबी, बट माई स्टडी और मेरी लर्निंग जो आपकी तरफ रहेंगी वो यही बताएंगे कि दिस इज़ अ गुड स्टॉक और ये मार्केट में रहेगा, अच्छे दिन के लिए रहेगा। और टेक्निकल एनालिसिस पे मैंने स्टडी किया था, तो ये 40 का इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये लेवल्स पे देखो, ये लेवल्स से ऊपर भागा है और यहाँ से अभी ये 52 को टच करके 52 लेवल्स का इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यू शुड वेट फॉर 42 लेवल्स, और अगर यहाँ से ये नीचे आ गया तो ये 25-20 लेवल्स पे भी आ सकता है। तो आप आपके हिसाब से बाइंग करो इसमें, आपका रिस्क मैनेजमेंट जो पॉइंट्स है वो लगा के। और आई होप कि आपको भी समझ जाएगा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करने। और ये सब फर्स्ट वीडियो की, मैं अगले 14 डेज के लिए भी ऐसे स्टॉक डालने वाला हूँ, पेनी स्टॉक जो 100 रुपीज़ के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे एक चैलेंज लिया है कि फॉर 15 डेज आई विल बी पोस्टिंग 15 स्टॉक जो 100 रुपीज़ के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। सो मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं आपको कल मिलूंगा एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ। सो सी यू सून।